गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम मैंने एक नया चैनल बनाया है इंटरवल क्लासेस करके। अगर आप लोगों को इस चैनल पर दी गई इन्फॉर्मेशंस पसंद आती हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने इसे कोई प्रॉफिट के लिए बनाया है, मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ जो लोग उनके पास बुक्स या फिर मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या फिर कोचिंग नहीं जा सकते हैं, वो मुझसे मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है भाषा का विज्ञान यानी भाषा विज्ञान। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। इसमें है जैसे देखिए बताया गया है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ भाष व्यक्तियावाची अर्थात व्यक्तवाणी, यानी कि जो भी हमारी व्यक्तवाणी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन इसमें बताई गई है। अब अगला देखिए, एक संस्कृत का एक कोटेशन है कि भाषते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकती है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि आपके आर ओ के एग्ज़ाम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काम में आएगा, और इसमें तो आपको आएगा ही काम क्योंकि इसमें तो सिलेबस के अंदर बाकायदे मेंशन किया गया है। तो यह है आपकी एक और संस्कृत का कोटेशन है कि व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों में व्यक्त हो जो वाणी, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, ये पतंजलि ने कहा है। तो पतंजलि की कोटेशन हो सकता है आ जाए आपके इसमें। नेक्स्ट आपके परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। यानी कि हम दूसरों के ऊपर अपने विचार को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्पष्टता समझ सकते हैं। वही क्या है, भाषा है। ये किसने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने। और कई बार पूछा भी जाता है इनका नाम, कामता प्रसाद गुरु जी का। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ठीक है, ये कहा है बाबू राम सक्सेना ने। तो आप देख लेंगे इसको भी। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ठीक है, ये कहा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। अब पेपर में कैसा सवाल बनेगा, पेपर में बनेगा कि सपोज इनमें से कोई एक परिभाषा वो लोग कह देंगे और कहेंगे कि बताइए कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आजकल हिंदी के पेपर में बेसिकली ऐसे सवाल एक या दो देखने को मिल ही जाते हैं हमें। अब देखिए, भाषा की विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, ये आपके यूपी पीजीटी 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है। और भाषा अर्जित संपत्ति है, ये आपके राजस्थान टीईटी के एग्ज़ाम में 2012 में पूछा जा चुका है। पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा आपके इसमें। ठीक है, आते हैं भाषा की विशेषताएं हैं, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे एक और लिखा होगा कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपको क्लियरली पता हो कि हाँ भाई, भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है। ठीक है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है। ऑब्वियस सी बात है, परिवर्तन होता रहता है, तभी तो हम आज तक हिंदी तक पहुँचे हैं संस्कृत से लेकर। ठीक है, और भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, हम इससे अपने भावों को संप्रेषित करते हैं, यानी दूसरों के ऊपर बताते हैं कि कैसे हमारा क्या फीलिंग कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं। ठीक है, और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये आपका यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है 2001 और 2010 में। ठीक है, तो क्या है, अनुकरण से सीख, अनुकरण का मतलब होता है आपका फॉलो, कि आप किसी को फॉलो करके भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। हाँ, सही बात है कि प्रत्येक भाषा की जो संरचना होती है वो पृथक होती है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। ऑब्वियस सी बात है, सहज होती है, प्रवाहमान होती है और नैसर्गिक भी होती है। और आपका नेक्स्ट है, भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होने का मतलब यह है कि क्या आता है, भाषा पहले आप देखेंगे तो संस्कृत जो थी हमारे लिए बहुत ही क्या कहते हैं, टफ लैंग्वेज थी एक, कि मतलब हर कोई इसे नहीं बोल सकता था। कुछ ही जो लोग जो विद्वान होते थे सिर्फ वही इसे प्रॉपरली बोल सकते थे। तो क्या होता है कि इसी से ही फिर आपकी पाली आती है, फिर पाली से प्राकृत बनेगी और प्राकृत से आपकी धीरे धीरे करते करते चेंज होते होते आपके ऐसे करते करते हिंदी हिंदी और बाकी सारी लैंग्वेजेस आती हैं।
तो क्या हो रहा है कि हम सरलता की ओर जा रहे हैं, जो हमें बोलने में आसान लगता है वो उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं अडॉप्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जटिलता से सरलता की ओर जा रहे हैं हम, जो भी हमें चीज़ें जटिल लगती है हम उसे छोड़ देते हैं, और जो चीज़ हमें किसी और लैंग्वेज के ईजी लगते हैं हम उसे अपना लेते हैं, तो वही हमारी भाषा बन जाती है आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है। भाषा संयोगात्मकता से वियोगात्मक की ओर उन्मुख है। संयोगात्मकता का मतलब क्या हो गया? संयोगात्मकता का मतलब हो गया एनालिसिस, यानी कि जब भी हम एनालिसिस मैं कह रहा हूँ सिंथेसिस। ठीक है। तो संयोगात्मकता का मतलब हो गया कि सिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें टुकड़ों टुकड़ों में बटी थी, अब उसे हम जोड़ के कंबाइन करके क्या करें, अलग अलग भाषाओं के वर्ड्स को मिलाकर एक भाषा का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या हो गई हमारी संयोगात्मकता, यानी सिंथेसिस हो गया। अब योगात्मकता का मतलब क्या हो गया? एनालिसिस, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि किसी एक चीज़ को तोड़ तोड़ के फिर देखते हो बाद में अलग से। ठीक है। तो होता ही यही है कि पहले जो भाषा बनी होगी वो पहले कई सारे सोर्सेज से ली गई होगी, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई दूसरी लैंग्वेज से, कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, फिर उसे मिलाकर एक लैंग्वेज को निर्माण किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब वो एक भाषा बन जाती है, ठीक है, जब वो एक भाषा बन जाती है फिर वो हर जगह पे इंसान जाता है, वो कहीं पे उसका थोड़ा सा यूज़ करेगा, फिर दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर देगा, तो वो एक ही लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के हर जगह पे फिर बढ़ जाती है वो, और उसके कई सारे वर्ड्स हमें दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ये कई बार देखा होगा आपने कि आपकी लैंग्वेज से कई दूसरी लैंग्वेज के भी वर्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो आपके यहाँ पे कहा जाता है वही वहाँ भी कहा जाता है। तो क्या हो रहा है कि वो एक लैंग्वेज से आपका दूसरे के अंदर बिखर के चले गई है, तो वही आपका एनालिसिस हो जाता है। जब एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि आप जब उसे ब्रेक डाउन करके सीखते हो, और सिंथेसिस का मतलब ही यही होता है कि आप जब उसे कई सारे जो पार्ट्स हैं उनको जोड़कर एक चीज़ में सीखते हो। ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। अब देखते हैं हम भाषा विकास के प्रमुख चरण। भाषा विकास के प्रमुख चरण में देखेंगे हम कि आंगिक होती है, वाचिक होती है, लिखित होती है और यांत्रिक होती है। ठीक है। तो चार तरीके के क्या आता है इसके प्रमुख चरण होते हैं। इसमें आपका इनको फॉलो करती है। पहले ये कुछ आंगिक रूप में होती है कि आप अपने हाव भाव से बताएंगे, फिर वाचिक यानी आप बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप उसे लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद यांत्रिक रूप में उसका यूज़ किया जाने लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से भाषा का जो विकास होता है उसके चरण ऐसे काम करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं भाषा के विविध रूप, यानी कि उस भाषा के विविध रूप में क्या है कि आपका पहला मानक या परिनिष्ठ भाषा होती है, दूसरा होता ये इसके अलग अलग रूप है, आपको देखने को भी मिलते होंगे कि पहले एक तो मानक भाषा होती है हमारी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, फिर जो बोली या उपभाषा जिसे हम कहते हैं जो जगह जगह पर बोली जाती है, फिर अपभाषा या अपभ्रष्ट भाषा होती है, और व्यक्त बोली होती है। ठीक है। फिर आपका व्यक्त बोली होती है, फिर विशिष्ट भाषा होती है, फिर कूट भाषा होती है। कूट लैंग्वेजेस हमारे पेपर में जो दी जाती है वही कूट भाषाएं होती हैं। कृत्रिम भाषा होती है, फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा होती है। आप लोग जैसे कि आपको पता होगा कि राष्ट्रभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसे इंडिया में लागू करने की बात की जा रही है कि इंडिया की भी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अभी तक फ़िलहाल राज्य भाषाएं तो हैं हमारी, और आर्टिकल 343 के तहत जो आपके ऑफिशियल लैंग्वेज जो केंद्र की होगी वो हिंदी को रखा गया है, बट एक राष्ट्रभाषा का जो कॉन्सेप्ट है उसे कभी आने दिया नहीं गया। स्टार्टिंग में तो कहा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है कि राष्ट्रभाषा एक भारत की हिंदी को बना दिया जाए। तो अभी वन नेशन और वन लैंग्वेज की जो बात की जा रही है, तो ये जो इस सरकार में हो सकता है इस बारे टेन्योर में ही आए, तो वन नेशन वन लैंग्वेज की जो कॉन्सेप्ट है इसको ये लोग कर दे। साउथ में कई जगहों पे इसके लिए विद्रोह हो चुके थे, तो इस वजह से अभी तक ये कॉन्सेप्ट आ नहीं पाया है कि वन नेशन वन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। राष्ट्रभाषा एक भावात्मक वो है कि केंद्र की भाषा जो आपके सेंटर में रहेगी वो तो हिंदी रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा यानी कि हर जगह जो आपका कहीं पे भी आप एक भावात्मक रूप से जाएंगे तो आप अपनी राष्ट्रभाषा को पाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल अभी हो नहीं पाया। कई सारे सरकारें जो होती हैं कई सारे राज्यों में वो हिंदी को अपनाती नहीं है पूरी तरह से। ठीक है। आप देखेंगे कि आप उनके राज्य की एक अलग लैंग्वेज होगी और वो इंग्लिश को बढ़ा रहे होंगे साथ में अपने, तो ऐसा है। अब हम देखते हैं विश्व की भाषाओं और उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो संसार की भाषाओं को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। 2 भाग हैं इसके। अब पहला है आपका आकृति मूलक। आकृति मूलक वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पे व्याकरण यानी ग्रामेटिकल रूप से जहाँ भी बात होगी और पदात्मक और ऐसी चीज़ों की बात होगी वो आपकी क्या होगी? आकृति मूलक होगी। ठीक है। दूसरी होगी आपकी पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण के अंदर आप देखेंगे कि आपका वंशात्मक वंशानुक्रम ऐसे जो भाषाएं आती हैं
वही हमारी क्या होती है, पारिवारिक वर्गीकरण होता है। तो 2 टाइप का है वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में आप देखेंगे कि एक तो होगी नॉन एडिटिव और दूसरी होगी एडिटिव, यानी कि योगात्मक और अयोगात्मक। ठीक है, तो योगात्मक और अयोगात्मक का मतलब क्या हुआ? नॉन एडिटिव का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्या आता है, कोई भी शब्द जो होगा उसके अंदर क्या आता है, कोई प्रत्यय उपसर्ग जैसी चीज़ें नहीं होंगी, तो नॉन एडिटिव हो जाएगी। ठीक है, और एडिटिव का मतलब ये ही हो गया कि उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। तो अश्लिष्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पहले योगात्मक को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अश्लिष्ट में क्या होता है कि पूर्व में कोई चीज़ जुड़े। ठीक है, जैसे उपसर्ग जुड़ता है हमारा, और मध्य में कोई चीज़ जुड़े। ठीक है, और या फिर अंत में कोई चीज़ जुड़े, और पूर्वांत यानी कि शुरू में भी और अंत में भी कोई चीज़ जुड़े, तो आपके वो सारे के सारे किस में आएंगे, ये सब अश्लिष्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, अश्लिष्ट में क्या होता है कि इसमें भी चीज़ें जुड़ती हैं, हाँ, पर ऐसा जुड़ती है एक तो अंतर्मुखी के तौर पर, एक बहिर्मुखी से, यानी कि एक तो अंदर से जुड़ेंगी कुछ, और एक जो होगा वो बाहर से कुछ इसमें एडिशन हो रहा होगा। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है ना कि नीति धन एक, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बन जाता है नैतिक। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, नैतिक बन जाता है ना। तो ये जो एग्जांपल है इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो नीति और एक मिलकर जो बीच में जो उनका चेंजेस आए उसी से नैतिक बना है, तो एक नया वर्ड बना। तो ये जो आएगा ये आपका श्लिष्ट के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक अलग टाइप का वर्ड बन जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय को आप अलग कर सकते हो, ये अश्लिष्ट के अंदर आ जाता है। अब हमारा जो प्रश्लिष्ट होता है, प्रश्लिष्ट इज लाइक, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई वर्ड होगा, कोई बड़ा वर्ड होगा, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर मीनिंग होगी, एक काफ़ी एक सेंटेंस में आप उसे बता सकते हैं, तो वो प्रश्लिष्ट होता है। ऐसे भी इस बुक के अंदर इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना नहीं गया है, क्योंकि सिर्फ इतना सा एक फ्लो चार्ट बना के छोड़ दिया है, इन्होंने समझाया भी नहीं इसे। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा ही पेपरों में पूछा जाता नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर पेपर में आ गया तो कम से कम आपको इसका पार्ट्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण प्रश्लिष्ट होता है और आंशिक प्रश्लिष्ट होता है, यानी कि जिसमें आंशिक रूप से बता देते हैं और इसमें पूरी तरह से उसकी डेफिनेशन बता देते हैं उस एक वर्ड की, वही क्या आता है, इसका पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्गीकरण है पारिवारिक वर्गीकरण। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, आपके पद रचना होती है, वाक्य रचना होती है, ध्वनि होती है, अर्थ होता है, शब्द होता है, और स्थानिक समीपता होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आता है कि जो विश्व की भाषाएं हैं उनके उसमें मतलब उसको उसकी संख्याओं में जो है आपका विद्वानों के अंदर क्या देखने को मिलता है, मतभेद। लेकिन उस मतभेद के बावजूद भी 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 18 परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, तो कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, 4, और वो कितने को प्रमुखता दे रहे हैं, 18 भाषाओं को, है, 18 भाषा परिवारों को दिया जा रहा है। तो आप देखते हैं हमारा कि 4 में से पहला है आपका यूरेशिया। यूरेशिया के अंदर क्या आता है, यूरोप और एशिया की जो भाषा है, क्योंकि यूरोप ने हम पे इन्वेट किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि एशिया और यूरोप की भाषा में बहुत सारे वर्ड्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। हाँ, तो वो चीज़ें सेम मतलब आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए दोनों जगह पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इसीलिए इन दोनों को एक ही परिवार के अंदर रखा गया है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के परिवार के अंदर। तो अब इसमें देखो कौन कौन से परिवार आते हैं, एक तो भारोपिया आता है, एक तो द्रविड़ परिवार आता है, एक काकेशी, और आपका बुरुशुकी, और उराल, अल्ताई, चीनी, और जापानी कोरिया। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखियो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अत्युत्तरी, बास्क और सामी हामी परिवार, ये सारे के सारे किसके अंदर परिवार हैं, ये सारे के सारे हमारे यूरोप एशिया के परिवार हैं। अब है अफ्रीका भूखंड में कौन सी आपके क्या कहते हैं परिवार देखने को मिलते हैं, तो सुदानी, जो सूडान है वाला एरिया है आपका, उसके वजह से वहाँ पर सुदानी परिवार है। आपने सुना होगा ना, सूडान जो है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बंतु परिवार, ठीक है, होतांतु बुशमैनी, जो बुशमैन प्रजाति है वो भी आपके अफ्रीका में पाई जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बुशमैनी परिवार कहाँ पे होगा, अफ्रीकन भूखंड में, और सूडान वहीं पे है, तो उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ की कौन से भूखंड के जो होगा वो परिवार होगा। नेक्स्ट आपका प्रशांत महासागरीय भूखंड, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तो मलय, पेलिनेशियाई, ठीक है, और पापुई, और ऑस्ट्रेलियन दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, ये सारे के सारे किसमें हैं, आपके प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंदर। प्रशांत महासागर का एरिया आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है
इसके इस साइड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जापान है, और इधर को अमेरिका है इस साइड को, और ये बीच वाला जो एरिया जहाँ पे रिंग ऑफ फायर और सब कुछ यही है। तो इस साइड जितने भी टच्ड वाले हैं इन्होंने उसी को ही ले लिया है। पपुआईज का मतलब है कि पपुआ न्यू गिनी जो है वो वाला एरिया की जो भाषा है वो आ जाती है, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन आ जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में आपको पता ही है कि सारी चीज़ें आ जाती है, जकार्ता वकार्ता ये सब। तो ये लैंग्वेजेस वहीं की हो जाएंगी सारी की सारी। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ की होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये नाम किससे कौन से क्या आते हैं कंट्री से मैच कर रहे हैं, तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं। अमेरिका भूखंड की बात करें तो अमेरिकी परिवार आता है इसमें। जितने भी अमेरिका के आपके स्टेट्स हैं उन सब की भाषा जो है वो अमेरिकी परिवार के अंदर आती है। अब हम देखते हैं भारोपी परिवार। भारोपी परिवार में क्या है, भारोपी परिवार में इंडोक जर्मनिक आर्य परिवार भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जा सकता है। तो किस किस नाम से जानते हैं इनसे हम भारोपी परिवार को? आर्य परिवार, भारत हित्ती और इंडो जर्मनिक परिवार, इन सभी के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है। और भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं टोटल 10 शाखाएं हैं, जिनमें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। तो यानी कि आपको शतम और केंतुम देखने को मिलेगा, जो 2 वर्ग बनाए गए हैं इसके लिए। तो पहला है आपका शतम वर्ग में भारत ईरानी आर्य, बाल्टो साल्विक, अरमानी, अल्बानी। ठीक है। और केंतुम वर्ग में आएगा आपका जर्मनिक और केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक। ठीक है। इतनी सारी भाषाएं आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य को 3 उपवर्गों का उल्लेख किया। देखो पहला तो ग्रियर्सन ने किसा करा है भारत ईरानी आर्य जो थे वहाँ से आए हुए आर्य जो थे उनको 3 वर्गों में कर रखा है। तो पहला था ईरानी, फिर है दरद और भारतीय आर्य भाषा। तो ये 3 जो वर्गीकरण कर रखा है उन्होंने उपवर्गों में बांटा है। तो वो से हम देखते हैं। तो जो भारत आर्य भाषा है, जो हमारे यहाँ पे जो आर्यंस आए थे, तो भारत आर्य भाषा है वहाँ की देखिए। तो पहला आता है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसके जो टाइम अवधि दी गई है वो है आपका 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसके अंदर आपकी वैदिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत आती है। तो इसमें आप देखोगे कि इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वैदिक संस्कृत का वो 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है। इसका टाइम पीरियड अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड क्या है। यूपी के तो कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, उत्तराखंड के एग्जाम्स में मैंने ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं करे लेकिन पूछा जाता है इसमें भी। ठीक है। और संस्कृत लौकिक लौकिक संस्कृत की है 800 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसमें क्या आता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका रहा है। जिसमें पाली प्रथम आती है, पाली आती है, और उसमें प्रथम प्राकृत भी हम कहते हैं। ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत आती है द्वितीय प्राकृत जिसे कहते हैं हम 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और आपका फिर तीसरी आती है अपभ्रंश, यानी कि जिसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं, जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक आती है। ठीक है। ये इतना हम समझते हैं कि इनका टाइम पीरियड क्या था। अब देखो तीसरा जो हमारा वर्गीकरण है आर्य भाषा का वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1000 ईस्वी से अभी तक यहाँ पर बोली जा रही है। ये बात समझ में आती है। अब देखो मानकीकरण या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण क्या होता है कि अगर किसी भाषा को मानक भाषा बनाना है तो उसका मतलब ये होता है कि आदर्श और श्रेष्ठ भाषा या परिनिष्ठ भाषा उसे हमें बनाना है। तो अब मानक भाषा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? उसके अंदर हमारे पास सांस्कृतिक साहित्य वैज्ञानिक तथ्य और प्रशासनिक कार्य किया जाना होना चाहिए उसके अंदर। अब उसे बनाने के लिए कंडीशंस होती है कि पहले वो बोली होगी, फिर भाषा होगी, और फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड भाषा बनेगी। ठीक है। तो इस तरह से कोई बोली जो है ऊपर उठती है, वो बोल चाल से बढ़कर किसका रूप ले लेती है? वो मानकीकरण का एक रूप ले लेती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए, भाषा के तत्व क्या क्या होने चाहिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऐतिहासिकता होनी चाहिए उसके अंदर, स्वायत्तता होनी चाहिए। ऐतिहासिकता का मतलब कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, सब कुछ पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका स्वायत्तता, यानी कि वो खुद इंडिविजुअल एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो पर्टिकुलर अलग हो सबसे थोड़ा सा। फिर केंद्र मुक्ता का मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए उसके अंदर। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि आपका वो क्या कहते हैं वहाँ के लोगों के बीच में एक सबसे ज़्यादा कॉमन भाषा हो, मतलब कि एक सेंट्रल भाषा हो, ऐसा आपको वहाँ उस पूरे एरिया का होना चाहिए। तो उसका एक एलिमेंट के रूप में इसे देखा जाता है।
बहुसंख्यक प्रयोगशीलता की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों से बोलना चाहिए, सहजता होनी चाहिए यानी ईजी होनी चाहिए, बोधगम्य यानी समझ में आनी चाहिए, व्याकरणिक सभ्यता होनी चाहिए यानी कि उसका जो व्याकरण है वो भी होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए, सर्वाधिक एक रूपता होनी चाहिए और सब जगहों पे एक ही जैसी बोली जानी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ तो कुछ और बोलते हो वहाँ कुछ और, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ अलग है और आप कह रहे हो कि वो सेम लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सेम लैंग्वेज होने के लिए सेम तरीके से बोली भी जानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें एक लाइन कही गई है कि मानकीकरण एक प्रमुख दोष है, यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो अब देखो, मानकीकरण करने से आपका क्या कहते हैं, भाषा में अवरुद्धता कैसे आ जाती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक रूपता, वो सॉरी कह रहा हूँ कि ये होता क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो अगर हम उसे स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि हाँ भाई ये जो लैंग्वेज है हमारी ए लैंग्वेज है जो, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, तो अब क्या होगा कि सभी लोग इसी को सीखने की कोशिश करेंगे। अब कोई नया बी लैंग्वेज है, अब वो थोड़ा सा उसमें वर्ड्स आसान है और कोई इंसान यहाँ से कमाने के लिए यहाँ पे गया है, तो वो इस लैंग्वेज के वर्ड्स को बोलना चाहता है, बट वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लोग अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसे, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे करके इसको छोड़ेगा और जहाँ पे ये एक्सेप्टेंस होगी कि भाई दोनों का जो लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है वहाँ बोला जाता है, वो उनके साथ रहना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे करके अपनी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप स्टैंडर्ड बना के एक रख दोगे कि आप जब तक ये प्रॉपर लैंग्वेज को बोलोगे नहीं तब तक हम उसे मानेंगे नहीं, तो वो एक थोड़ा सा क्या होगा कि उसमें जो अब उसका विस्तार कर सकते थे, यानी कि इंडिया में अभी वो हर जगह बोली जा सकती थी, यहाँ भी क्योंकि लोग जाते हैं ना, माइग्रेट करते हैं, जगह जगह जा जाके बोलते हैं, तो अब वो वहाँ की लैंग्वेज को भी सीखते हैं। तो अगर क्या आता है उसमें गतिशीलता तभी आएगी ना कि जब आप उसे मानकीकरण नहीं करोगे, मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे, तो वो जाके दूसरे बंदे को भी सिखाएगा, उसके तमिल वाले को भी सिखाएगा, तेलुगु वाले को भी सिखाएगा, थोड़ी सी 2 लाइन उसे सिखा दी, 4 लाइन इसे सिखा दी, तो उससे क्या होगा कि उस भाषा का विस्तार होगा और हर जगह पे वो भाषा कॉमन थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, उसकी झलक देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप उसे अगर स्टैंडर्ड कर दोगे तो क्या होगा कि वो इंसान सिर्फ वहीं पे बोल पाएगा जहाँ पे वो बोलता था, और दूसरी जगह पे जाके उस लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाएगा और ना बोलेगा उसे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो आपका गति थी वो अवरुद्ध हो जाती है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज तक हम आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे हम कि मानकीकरण की दिशा में प्रमुख कार्य किस किसने किए थे। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए और प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।